फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका। एमीबियासिस जो डिसीज़ होता है, जो कि ये एक लार्ज इंटेस्टाइन का डिसीज़ है, जिसमें मेनली आपको डिसेंट्री टाइप सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि डायरिया है, स्टूल जो आता है वो विथ ब्लड या म्यूकस मिक्स स्टूल रहता है। जीआईटी के सारे सिम्टम्स जो एसोसिएटेड है वो भी आपको इसमें मिल सकते हैं, जैसे कि एब्डोमेन पेन है, टिनेस्मस है। ठीक है, तो ये एक डिसीज़ है जो कि अमीबा नाम का जो पैरासाइट है वो प्रोड्यूस करता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक लार्ज इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है। जो अमीबा जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्वेड होता है, वहाँ पे रहकर, और उसकी जो म्यूकोज़ा है उसको हैम्पर करके, और ये पर्टिकुलर डिसीज़ के सिम्टम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसमें इसको बोलते हैं एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। यहाँ पे हिस्टोलाइटिका ऐसा क्यों बोला जाता है, ये क्या रीज़न है? हिस्टोलाइटिका मतलब हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और लाइटिका यानी कि लाइसिस, टिश्यू का लाइसिस करना। तो इस स्पीसीज़ के जो भी पैरासाइट्स है, मतलब कि ये हिस्टोलाइटिका मतलब कि इस स्पीसीज़ के हैं। एंटामोएबिडी जो फैमिली है, और इससे रिलेटेड जो भी इसके जैसे जो पैरासाइट्स हैं, वो पर्टिकुलरली कोई भी टिश्यू का पर्टिकुलर टिश्यू का लाइसिस करने की इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसको हिस्टोलाइटिका बोला जाता है। ठीक है, ये जो अमीबा है वो पर्टिकुलरली इंटेस्टाइन के जो टिश्यू होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजल लेयर होता है उसका लाइसिस करता है, उसका डिस्ट्रक्शन करता है, इसलिए उसको हिस्टोलाइटिका ऐसी इस तरह से पहचाना जाता है। अब पर्टिकुलरली अगर इस पैरासाइट के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो जीनस है वो है एंटामीबा, है ना। ये एक एनारोबिक पैरासाइट है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकता है। इसकी जो फैमिली है वो है एंटामोएबिडी। इसका डोमेन जो है वो यूकेरियोटा है। स्पीसीज़ जो इसकी है वो ई हिस्टोलाइटिका है, और इसका बोटेनिकल नेम जो है वो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है। ठीक है, इसमें डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू, जो भी हमारे बॉडी के पर्टिकुलर टिश्यू जिस पे भी ऑर्गन पे ये रहता है वहाँ का वो ये लाइसिस करता है, इसलिए इसको इसको हिस्टोलाइसिस की इसमें प्रॉपर्टी है। इट इज़ पैरासाइट इन्फेक्शन कोज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड कोज द सिम्टम्स लाइक डिसेंट्री, ब्लड स्टूल, वीकनेस एक्सेट्रा। इसके दो फेजेस होते हैं। अब जो ये पैरासाइट है इसके जो पूरे लाइफ होती है, इसमें इसके लाइफ के इसके दो फेज़ होते हैं। एक फ़ेज़ होता है ट्रोफोसोइट, और दूसरा जो फेज़ होता है वो होता है सिस्ट। मतलब इसके लाइफ का दो फेज़ होता है। एक फ़ेज़ में ये एज ए ट्रोफोसाइट्स फॉर्म में रहता है, और दूसरा फेज़ जो होता है उसमें ये एज ए सिस्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो जो ट्रोफोसोइट्स वाला फेज़ है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डिसीज़, मतलब इन्फेक्टिव, मतलब कि जो डिसीज़ प्रोड्यूस करने के लिए उसका ट्रोफोसोइट्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, ट्रोफोसोइट्स फॉर्म में होना ज़रूरी है। जबकि जो सिस्ट फॉर्म है वो इन्फेक्शन फैलाने के लिए ज़रूरी होता है, वो डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन फैलाना का जो काम है वो सिस्ट फॉर्म का है। तो इसके लाइफ के दो फॉर्म होते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो बाय फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ई हिस्टोलाइटिका की प्रॉब्लम है, और अगर वो स्टूल में उसके ये जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका पैरासाइट रहता है उसके स्टूल में इन्फेक्टेड पर्सन के, और अगर वो स्टूल कंटामिनेशन करता है अगर कोई फूड को, वाटर को, और वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर अगर कोई हेल्दी पर्सन कंज्यूम करता है तो उसको ये डिसीज़ होता है। तो यही एक उसका ट्रांसमिशन का रूट है, बाय फीको ओरल रूट। तो सिस्ट क्या है कि आर रिमेन इन स्टूल। अब जो स्टूल होती है इन्फेक्टेड पर्सन की, उसमें सिस्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, क्योंकि सिस्ट क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। एक अनहेल्दी पर्सन में से
जो हेल्दी पर्सन में जो ये डिसीज़ फैलाने का काम करता है वो किसका है, सिस्ट का है, ठीक है। इफ़ एनी कंटामिनेटेड फूड, वाटर और एनी अदर वे दिस इन्फेक्टेड स्टूल मिक्स विथ देम एंड एंटर इन हेल्दी पर्सन बाय ओरल कैविटी, और ये सॉइल में, वाटर में, फूड में, फिसिस में ये एंटर हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ द this entamoeba histolytica, how it is spread from environment to the host body, ओके। तो अब इसके बाद आता है, अब इसके हम लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हेल्दी पर्सन जब कंज्यूम करता है कंटामिनेटेड वाटर, फूड और कोई भी चीज़ जो कि कंटामिनेटेड होती है ई हिस्टोलाइटिका से, और वो कंजप्शन करता है हेल्दी पर्सन, तो उसके ओरल कैविटी के थ्रू सबसे पहले ये जो सिस्ट होती है वो मैच्योर होती है, ठीक है। तो ये स्टूल में जो होती है या जो भी फूड में स्टूल के थ्रू, तो स्टूल में जो होती है वो मैच्योर सिस्ट होती है। अब ये जो मैच्योर सिस्ट है वो ओरल कैविटी के थ्रू पर्सन के क्या बोलते हैं जीआईटी में एंटर करता है। फिर ये जो मैच्योर सिस्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रोफोजोइड्स में। किस में कन्वर्ट होता है? ट्रोफोजोइड्स, जो कि डिसीज़ प्रोडक्शन के लिए ये फॉर्म में उसका कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है। फिर एक ट्रोफोजोइड बनता है, फिर उसके बाद एक में से दो, दो में से चार, और चार में से 8, इस तरह से टोटल 8 ट्रोफोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो रेड कलर का मैंने आपको बताया है वो ट्रोफोजोइड्स है, ठीक है। अब ये जो ट्रोफोजोइड्स होते हैं वो जीआईटी में से फिर माइग्रेट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में, ठीक है। अब ये जो ट्रोफोजोइड्स है इनका जो 8 ट्रोफोजोइड्स बन गए टोटल, अब इनका भी बाइनरी जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। इस तरह से बाइनरी मतलब देखो, इस तरह से ये लोग बीच में डिवाइड हो जाते हैं और इस तरह से एक में से 2 बन गए। तो जो ये बाइनरी इनका डिवीज़न होके बहुत सारे ट्रोफोजोइड्स बनते हैं, तो इसमें से जो कुछ ट्रोफोजोइड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अगेन इमैच्योर सिस्ट में। किस में? इमैच्योर सिस्ट में, क्योंकि ट्रोफोजोइड का एक काम होता है डिसीज़ को प्रोड्यूस करना, और दूसरा काम जो होता है वो इन्फेक्शन फैलाना, क्योंकि उसको अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, अपना लाइफ साइकिल चालू रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए ये करना पड़ता है ना। तो वो इमेच्योर सिस्ट का प्रोडक्शन करता है, इन्फेक्शन तो फैलाना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो क्या करता है कि कुछ ट्रोफोजोइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इमेच्योर सिस्ट में, और कुछ कन्वर्ट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं उसके बारे में क्या होता है। पहले ये देख लेते हैं कि इमैच्योर सिस्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर इमैच्योर सिस्ट में से ये जो ट्रोफोजोइड होते हैं, ये इमैच्योर सिस्ट जो होती है वो फिर कन्वर्ट होती है मैच्योर सिस्ट में, और ये जो मैच्योर सिस्ट होती है वो फिर एग्जिट हो जाती है इन्फेक्टेड पर्सन में से स्टूल के थ्रू। तो स्टूल में जो होती है वो मैच्योर सिस्ट होती है, जो कि इन्फेक्शन के लिए ज़रूरत उसकी होती है। तो इस तरह से उसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू रखने के लिए वो इमेच्योर और फिर मैच्योर सिस्ट का फॉर्मेशन करती है। अब एक बाजू हमने देखा था कि इमेच्योर सिस्ट बनती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वो इन्वेट करता है लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में, और अब वो क्या करेगा, वहाँ पे इन्वेट करके उसको इरोजन करेगा, वहाँ पे परफोरेशन करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है वहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस होंगे, तो वहाँ पे कभी कभी ज़्यादा परफोरेशन हो जाता है, ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है, तो पर्सन में आपको फीवर वगैरह सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। मोस्टली जीआईटी के सिम्टम्स हैं, डिसेंट्री लाइक सिम्टम्स आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। कोज फ्लास्क लाइक एब्सिस एंड इन्फ्लामेशन, फ्लास्क शेप के अल्सर प्रोड्यूस करता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। इसके वजह से आपको इन्फ्लामेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो मिलेंगे। डायरिया है, वॉमिटिंग है, और जो स्टूल आएगा वो ब्लड के साथ मिक्स आएगा, म्यूकस के साथ मिक्स हो सकता है, एनोरेक्सिया है, और वहाँ पे आपको वीकनेस भी मिलेगी, क्योंकि प्रॉपरली न्यूट्रिशन वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में से फूड का एब्सॉर्प्शन होता है, तो प्रॉपरली एब्सॉर्प्शन नहीं होने की वजह से वीकनेस, वेट लॉस ये भी आपको मिल सकता है। देन दे ट्रांसफ़र, अब यहाँ तक तो ठीक था कि उसने लार्ज इंटेस्टाइन को आके ख़राब कर दिया। अब वो लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा वहाँ के सेल के थ्रू वो एंटर हो जाता है ब्लड में। अब डेंजरस कंडीशन होती है, अब कॉम्प्लिकेशन वाला स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है
कि ब्लड में से वो कहा जाता है अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ बढ़ेगा आगे, लीवर में, ब्रेन में, लंग्स में, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन के अकॉर्डिंग वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अगर वो लीवर में जाएगा तो वहाँ पे एमीबिक लीवर डिसीज़ का प्रोडक्शन करेगा, अगर वो लंग में जाएगा तो वहाँ पे न्यूमोनाइटिस करेगा, अगर वो ब्रेन में जाता है तो इंसेफेलाइटिस करता है। मतलब जहाँ पर भी जाता है तो वो इन्फ्लामेटरी चेंजेस करता है, वहाँ के टिश्यू का लाइसिस करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द अमीबा। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में मेनली इसका रिस्क फैक्टर तो पुअर सैनिटरी कंडीशन हो सकता है। अगर आप अच्छे से सैनिटाइजेशन रखेंगे तो आपको कोई भी डिसीज़ नहीं होगा, और इसका मेन रीज़न वही है कि अगर आप कंटामिनेटेड फूड या वाटर का कंजप्शन करते हैं तो अच्छे से देखकर खाना है। ठीक है, देन दूसरा है सेक्सुअली ट्रांसमिशन। ऐसा कुछ आर्टिकल में बताया गया है कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस होते हैं वो मोर प्रोन होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, फिर HIV इन्फेक्शन। देखो HIV इन्फेक्शन का ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि HIV वाले को हिस्टोलाइटी का ये डिसीज़ होगा ही, लेकिन वो लोग मोर प्रोन होते हैं कोई भी डिसीज़ होने के लिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और कोई रीज़न नहीं है। देन और भी अदर लो इम्यूनिटी वाले, तो इसका मेन जो रिस्क फैक्टर होता है वो यही है कि पुअर सैनिटरी कंडीशन। ओके, देन अब उसका मोड ऑफ लोकोमोशन, आपने अमीबा देखा होगा तो उसके ऐसे ब्लिप जैसे पार्ट होते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं फोल्स फीट। उससे वो लोकोमोशन करता है पूरी बॉडी में, जैसे ओरल कैविटी से GIT, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लीवर की तरफ, इस तरह से। हैबिटेट जो है इसका इन ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। रिजर्वायर ज़्यादातर ये ह्यूमन में रहते हैं, लेकिन कभी कभी डॉग्स में, पिग्स में और मंकी में भी ये रिजर्वायर मतलब ये भी उनके रिजर्वायर है। देन अगर इसकी मॉर्फोलॉजिकल बात करूँगी तो एज आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट दैट इज़ two form of that amoeba, that is cyst and trophocyte. Trophocyte is responsible for the pathological state for the production which is necessary for the production of disease, and cyst form is responsible for the infection for the sustain of its life cycle. Okay, then clinical symptoms, तो जब ये अमीबा जब तक लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता नहीं है, अभी आगे है स्टमक वगैरह में, तो जब तक ये उसकी म्यूकोसा को हैम्पर नहीं करता है तब तक वो असिम्टोमेटिक भी वो पर्सन रह सकता है। ठीक है, देन मेन सिम्टम इसका डिसेंट्री है, ब्लड विथ म्यूकस, डायरिया, है ना, सॉरी, स्टूल विथ ब्लड, म्यूकस, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरिया एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लास्क सेप अल्सर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसका मेन सिम्टम्स है। देन एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स है, टेनिसमस, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, फीवर भी मिल सकता है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग, लूज स्टूल, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, दिस आर ऑल सिम्टम्स रिलेटेड विद द GIT। अब कॉम्प्लिकेशंस में आपको इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दो टाइप की देखनी है। इंटेस्टाइनल में क्या होगा, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन को परफोरेट करता है तो वहाँ पे हेमरेज हो सकता है, पेरिटोनाइटिस, एपेंडिसाइटिस, है ना, ये सभी डिजीज़ हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखें हम तो उसमें अगर ये लीवर में जाता है तो वहाँ के डिसीज़ करेगा, है ना, एमीबिक लीवर डिसीज़ करेगा। जैसे कि ब्रेन में जाता है तो इंसेफेलाइटिस करेगा, लंग्स में जाएगा तो न्यूमोनाइटिस करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसका डायग्नोसिस करना चाहे तो इसका मेनली डायग्नोसिस किस तरह से होता है, स्टूल रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक और स्टूल ऑकल्ट ब्लड करोगे आप सिंपली तो ये डायग्नोस हो जाता है उसमें। ठीक है, इसके लिए और कोई अदर मतलब स्पेसिफिक उसकी ज़रूरत नहीं है, स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपिक करवाना है उसका। देन स्टूल एलाइजा टेस्ट जो है वो भी डिटेक्ट करता है एंटीजन को, हिस्टोलाइटी का एंटीजन को डिटेक्ट कर लेता है। फिर जो एक टेस्ट है PCR टेस्ट। देखो PCR टेस्ट जो है वो हम बॉडी के कोई भी फ्लूइड से परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी पार्ट से परफॉर्म कर सकते हैं, बट उसमें इन्फेक्शन होना जरूरी है। मान लो कि हम इसका ब्लड, ये इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके ब्लड से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये तभी हो सकता है जब ये हिस्टोलाइटिका इंटेस्टाइन में से अगर ब्लड में ये स्प्रेड हुआ होगा तो ही PCR मतलब कि ब्लड में ये पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो PCR हम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना करने की क्या ज़रूरत है, मतलब जब तक ये फाइंड आउट हो रहा है स्टूल से। तो अगर ये जो अमीबा है ये अगर म्यूकोसा से
ब्लड में अगर चले जाता है तो आप ब्लड का PCR कराओगे तो आपको ये पक्का मिल जाएगा उसमें ब्लड के अंदर। इसके अलावा आप स्टूल का PCR भी करवा सकते हो। मैं पहले भी बता रही हूँ कि PCR जो है वो आप ब्लड से, फिर कोई भी आपका जो म्यूकोजल आपका जो भी बॉडी सिक्रेशंस है, यूरिन है, फिर सलाइवा है ना, तो किसी से भी कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि उस पर्टिकुलर पार्ट में वो पर्टिकुलर इन्फेक्टेड जो मटेरियल है वो होना चाहिए, तो ये फाइंड आउट कर पाएगा PCR टेस्ट। ठीक है, तो स्टूल जो PCR है और ब्लड PCR है वो आप करवा सकते हो। इसके अदर जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन से अगर ये लीवर पे स्प्रेड हो गया होगा तो आपको LFT में चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है USG और CT स्कैन में आपको इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेटरी चेंजेस, अल्सर मिलेगा। देन कोलोनोस्कोपी अगर आप करवाते हो तो दैट इज़ द कन्फर्मेटिव टेस्ट। उसके बाद ये तो वही बताया है कि स्टूल में आपको क्या क्या मिलेगा, तो प्रेजेंस ऑफ चारकोट लीडन क्रिस्टल मिलेंगे आपको, फिर लेक ऑफ फीकल ल्यूकोसाइट्स एंड प्रेजेंस ऑफ ब्लड। देन फीकल ल्यूकोसाइट कम हो जाएंगे, स्टूल और सीरोलॉजी ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, देन अब बात करते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब ये डिसीज़ किसके जैसे दिख सकता है। तो अगर हम इन्फेक्शियस डिसीज़ की बात करें तो ये ज़्यादातर हमें कैसे लगता है कि अगर देखो डिसेंट्री मिल रही है तो हम डायरिया के बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर कोई भी जो पैरासाइट्स है जो कि इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, मतलब जो कोई भी पैरासाइट या कोई भी बैक्टीरिया की वजह से अगर इस टाइप के डिसेंट्री, डायरिया वगैरह सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो है लाइक ई कोलाई से भी ऐसा हो सकता है, अदर डिसेंट्रिकल डिसीज़, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है ना, फिर साल्मोनेला टाइफी मतलब टाइफाइड में भी हमें मिलता है क्योंकि वो भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है तो कभी कभी उसमें भी मिलता है। जियार्डिया ये भी एक पैरासाइट है। तो ये इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस की अगर मैं बात करूँ तो पैनक्रिएटाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन है, IBD है, सीलियाक डिसीज़, लिम्फोमा, ये सभी में भी आपको उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द अमीबियासिस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।